बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए ये प्रॉब्लम असल में ये होती है कि मेरे जब ये मैसेजेस कोई भी फ्रीक्वेंट ना भेजे तो मिस हो जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आज का दिन बिजी रहा, जितने मैसेज आए मोस्ट प्रोबेबली मिस हो गए। अब जब मैं उठाने के लिए अगले दिन तक अगर पहुंचा तो और आ चुके थे, तो वो छुप जाते हैं। एक तो ये होता है कि मुझे मैसेज के लिए मैं अमूमन कहता हूँ अपॉइंटमेंट्स में भी बाकी भी कि आप बार बार करेंगे, माइंड नहीं करता मैं, आप बार बार करेंगे तो सामने रहेंगे वरना आप गुम हो जाएंगे। अब उन खातून ने डेफिनेटली अपना एक वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया और खत्म कहानी। अब एक तो वॉइस नोट है, वैसा मैसेज हो सामने लिखा हुआ तब भी आसान होता है। तो खैर उन्होंने आप लोगों के लिए ही भेजा, दुनिया के जो लोग हैं सब उनके जैसे आप लोग व्यूअर हैं हमारे, तो बेसिकली तो उन्होंने आप लोगों के लिए भेजा ये पैगाम और मुझे भेजा। खैर कि आप अगर लोगों को शेयर करें तो अच्छा है और मैं खुश होता हूँ ऐसी, क्योंकि हम अगर इंडिविजुअलिज्म में रहे तो आगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आपको, मुझे, हम सबको एक होके सोचना है और हर किसी को टीम की तरह हमें काम करना है। तो किसी को कोई सच्चा ख्वाब आता है, टाइमली उसको बताना चाहिए, टाइमली हम उस पर वो करें। जैसे अब ये सूरत फील पढ़ने का हुक्म था ख्वाब में, हमने उसको मिस कर दिया। बल्कि आप एग्जैक्ट अगर वर्डिंग कहें तो मैं ये सुनाना चाहूंगा ताकि लोगों को भी अंदाजा हो कि एग्जैक्ट वर्डिंग उनकी जो जहां से स्टार्ट हो रही थी, ये थोड़ी सी बस इसमें सुन लें और ये इस पे बल्कि देख भी लेंगे। ये 19 फरवरी लिखा आ रहा है, पता नहीं इस पे सीधा नजर आएगा कि नहीं। 19 उल्टा देखेंगे तो शायद थोड़ा नीचे, हाँ ये 19 फरवरी है और ये है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, मैंने कल रात में ख्वाब देखा है कि जैसे ईरान पर हमला हुआ है और ऐसे लग रहा था जैसे हुआ तो हमला ईरान पर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो एट अ माइक्रो लेवल एवरी इंडिविजुअल को आया है। और जैसे आई एम ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्ट, और बट इट इज इन सम thoughts it's like Iran is getting really impact। और ये कहा जा रहा है कि सूरह फील पढ़ो। मेरी तरफ ये अब देखें कि उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्डिंग चेक करें कि सब इम्पैक्ट हुए। ये बेसिकली किसी दूर फॉरेन कंट्री में है। उन्होंने कहा था कि आईडी मुझे मतलब नाम बताइएगा, एंड पे वो कहती हैं इसमें कि आप वैसे इसको शेयर कर दें। तो बहरहाल वो जिस मुल्क में डेफिनेटली अब आप देखें कि इस जंग से सब इंडिविजुअल अफेक्ट हुए हैं किसी ना किसी तरह। और लेकिन हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली ये मिस कर दिया जो मैसेज होगा डिवाइन हमारे लिए सूरत फील पढ़ने का। तो अब बहरहाल अब भी ये है कि सब सूरत फील ही पढ़ें अभी भी जब तक ये जंग जारी है। एक तो इससे हमें ये इंडोर्समेंट मिल रही है और सूरत फील का एक बड़ा ताल्लुक है, आपको पता है, एटमी हमले से। रिजवान साहब, सूरत फील का बड़ा कनेक्शन है आपके एटमी हमले से। आपको पता है जो सूरत फील में अबाबील की इतनी सी अबाबील की चूंच में इतना सा जर्रा क्या होगा जो हाथी पे गिरता था और वो भुस हो जाता था, यानी कि उसको कोई खून नहीं निकलता, कोई काट वाट नहीं आता, पर भुस। तो वो ऐसा महसूस होता है कि कोई यूरेनियम की कोई ऐसी फॉर्म थी कि वो अल्लाह ताला की इज़्ज़त से कुव्वत तो हर चीज के पीछे उसी की है कि वो जैसे गिराते होंगे वो एक एटम की तरह काम कर रहा था, एटम बम की तरह, कंट्रोल्ड एटम बम की तरह काम कर रहा था। और दूसरा वो जो अबरहा था वो ताकत और हाथियों का लश्कर था उसका बहुत बड़ा, और उस पे उसको मान था। दो चीजें अब इसमें रिजेम्बलेंस इस ख्वाब में जो समझने की आप लोगों के लिए, एक तो ये है कि वो सूरत फील का हुक्म जो है, सूरत फील का जो हुक्म है वो हमें जो है वो ये बताता है कि उस सूरत फील में हुआ क्या था। अबरहा हाथी वालों का लश्कर लेके आया था एक बहुत ज्यादा। अबरहा का लश्कर जो है वो बहुत अपनी उस वक्त की अमेरिका था, हाथी थे, बड़े बड़े हाथी थे और चढ़ाई थी। और अब जो अबाबिल भेजी गई थी अल्लाह की तरफ से वो उन हाथियों को तबाह कर रही थी। और आज आप देखें कि ये जो इब्राहिम लिंकन और ये जी जेराल्ड फोर्ड और जी फलाने जो बैरी बेड़े हैं इनको हाथी समझ लो। और आज का अबरहा जो है ये आपका अमेरिका बना हुआ है। और फिर देखें कि त्यारे भी गिरते हैं, F-35 भी गिरते हैं, टोमाहाक और चलते हैं और क्या कुछ होता है। किस तरह से ये सारी जंग अब तो हम देख ही चुके हैं। खैर तो मुझे ये लगता है कि, और दूसरा एटमी हमले की भी बात, जैसे कहते हैं ना कि जब हमें सूरत फील में वो तो एटमी हमला ही नजर आता है अल्लाह की तरफ से और दुश्मन की शिकस्त नजर आती है।
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خواب کے 2-3 ڈائمنشن تھے. ایک تو ایران پہ اٹیک ہونا کا بتانا، وہ سچ ہوا. پھر پوری دنیا کے لوگ افیکٹ ہوں گے، یس ایوری انڈیویجول ہوا کیونکہ پرائسز ہائیک کر گئی، سب کو مسئلہ پڑا، پاکستان میں، دنیا میں، ہر جگہ. تیسرا سورت فیل کا حکم جو ہے وہ اس کی پراپر نقشہ کھینچتا ہوا بتاتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ سورت فیل بذات خود اس جنگ کے نقشے کو بتاتی ہے کہ ایک تو اللہ کی مدد آئے گی، دوسرا چھوٹے چھوٹے ابابیل، حالانکہ ایران کوئی ایئر فورس نہیں رکھتا اور وہ بھی ایئر فورس نہیں رکھتے تھے اس وقت. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی دنیا کی بڑی طاقت جو ہے ابھی اس ٹائم منہ چھپاتی پھر رہی ہے. یہی صلح کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کی دوبارہ میٹنگ اور دوبارہ پاکستان وینیو سجنے والا ہے اور اس طرح کی جو ابھی آپ خبریں بتا رہے تھے. تو یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے طیارے گرے، کیسے کیسے جہاز گرے جن کی ایئر فورس بھی نہیں ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خواب بالکل اپنے آپ میں مکمل طور پہ ایران کی اس کا نقشہ کھینچتا ہوا تھا، خصوصاً سورت فیل کے جو پڑھنے کے حکم سے. وہ پڑھنا 2 طرح سے ہوتا ہے، رٹے مارنے کے لیے نہیں پڑھنا ہوتا. قرآن کبھی بھی رٹے کی چیز نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی چیز ہے. یعنی کہ جنگ ہوگی، یعنی کہ اس کے ساری دنیا کا ہر انڈیویجول امپیکٹ لے گا، یعنی کہ حشر وہی ہوگا جو ابرہا کے لشکر کا ہوا تھا. اس لیے کہا سورت فیل پڑھو کہ سمجھو سورت فیل میں کیا ہوا، اور وہی دیکھیں گے آپ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کی جو جنگ ہے اس میں غیبی مدد شامل ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے. شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، فتح انہی کے نصیب ہوگی. اور اس ٹائم امریکہ کے لگتے گھٹنے اور جس طریقے کی وہ دوبارہ باتیں کر رہا ہے اس سے صاف واضح ہے کہ دنیا کی آخرکار دنیا کی ایک سپر پاور کو ایمان کی طاقت نے بغیر کسی ایئر فورس کے، بغیر کسی بہت بڑی تگڑی اس کے، صرف قوت ایمانی اور جذبہ شہادت اور امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے، انہوں نے اس قوم کو یہ تربیت بخشی کہ انہوں نے ایک بہت بڑی سپر پاور کے گھٹنے لگا دیے. اور آج وہ اس چکر میں ایک چھوٹے سے اس ملک میں جو ہمیشہ ان کے قرض پہ اور ان کے IMF پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے آنے پہ مجبور ہے. اس کا ڈیرا سجے گا، وہ اس کا ڈیرا سجے گا. تو ڈیفینیٹلی ایران کا یہ کریڈٹ بھی ہے کہ آج تک اگر وہ ابھی نیست و نابود ہو گیا ہوتا، اگر آج رجیم چینج جو سو کالڈ کہتے ہیں ہو گئی ہوتی، آج ایران گر گیا ہوتا، تو پھر کون سی پنچایتیں لگنی تھی سر جی؟ کون سی صلح ہونی تھی؟ کون سے مذاکرات ہونے تھے؟ مذاکرات ہو ہی اس لیے رہے ہیں کہ گھٹنے لگ گئے ہیں. اسامہ صاحب ہم بتائیں کہ اگلا سینیریو کیا ہونا ہے، کیا بن رہا ہے؟ دوبارہ سے وہی گونج، وہی باتیں، مذاکرات پھر شروع، دوبارہ آپ نے بتا دیا ہے. تو کیا یہ بین منڈے چڑھے گی؟ کیا ہونا کیا یہ تو بتائیں نا. میں نے تو اپنی ٹرانسمیشن بھی پلان کرنی ہے ٹی وی کے لیے، پھر میں تھوڑا تیاری کر لوں. دیکھیں کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ بھی کوئی اس کو سیریس لیں آپ اس دوبارہ کی کہانی کو. یہ بس کوئی اور ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں، وقت کٹی کر رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے. اور اس وقت جیسے کہتے ہیں وقت تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکال دی ہے. اب یہ جو بھی باتیں ہیں یہ ساری ابھی نہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا توڑ نہیں پہنچنے والی 30 اپریل تک پہلے تو. دوسرا یہ ہے کہ ابھی 20 تاریخ خطرناک جو دن ہے وہ آنے کو ہے، اس کو دیکھیں اس سے کیا گزرتا ہے، اس کے بعد یہ اگلی کہانیاں ہوں گی کہ صلح کیسی ہوتی ہے اور کیا کیسے ہوتا ہے. ابھی 20 تو گزرے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اینڈ آف اپریل ہی کہیں جا کے کوئی صورتحال کسی کروٹ بیٹھے گی. ابھی تو آپ یہ نا امید کریں کہ کوئی بہت اچھی کسی قسم کا کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ سب مطلب وہ الجھاؤ ہیں اور ڈائیورجنس کریٹ کرنے کی کوششیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اسامہ صاحب حالات تو بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں. آج سعودی عرب کے دورے پر پرائم منسٹر شہباز شریف پہنچ رہے ہیں، پھر انہیں قطر جانا ہے، پھر ترکیہ جانا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آنے والا معاشی حالات جو ہیں ہمارے، کیونکہ یہ جو تیل کا عمیق کرائسس ہے، یہ آنے والے معاشی حالات کس طرح کے ہوں گے، وہ کیا فورسی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو فائنینشیل کرائسس ہے نا، یہ تو اب آگے آ ہی رہا ہے نا، مطلب اس نے تو بڑھنا ہی ہے. اور آپ لوگ جو ہے لاک ڈاؤن بھی 2 جون والا آ رہا ہے، جو ایکچوئل جو ٹائم ہے وہ تو بھی آ گیا ہے. تو اس سے پہلے کوئی ایسے اسباب بھی تو بننے ہیں نا، جنگوں کے بنتے ہیں، وباؤں کے بنتے ہیں، یا کوئی بھی مطلب وہ دیکھ لیں
جو بھی सिचुएशन डेवलप होगी, लेकिन इकोनॉमिकली तो आप ना सोचें कि आप लोग कोई असल में आप जिस इकोनॉमिक सिस्टम में सवार है ना, इसमें खैर निकल ही नहीं सकती इसमें जो भी है सब झूठ है। मिसाल के तौर पे आप अपने बड़ों से पूछें, या आपको खुद भी शायद याद होगा, 50 का डॉलर हुआ करता था मुशर्रफ के टाइम में, जब हमने कोई होश संभाला थोड़ा बहुत दुनिया में, उससे पहले का तो नहीं पता, लेकिन मुशर्रफ साहब के टाइम पे हम नौजवान हो रहे थे तो उस वक्त कोई अकल थोड़ी सी आ रही थी, तो उस टाइम याद करें कि 50 का था, फिर 60 पे हुआ, फिर मुझे याद है कि इनको जरदारी, मेरा ख्याल है उन्होंने पीपल्स पार्टी ने नून लीग को 80 पे दिया या 100 पे दिया, नून लीग इमरान खान को 127 पे दे के गई, इमरान खान 185 पे दे के गया, 185 या 87, उससे शूट लगी सीधी 340 से आज 185। अब ये 20 सालों का सफर, 26 सालों का सफर, 26 सालों में कोई इसमें इम्प्रूवमेंट है? 26 सालों में इम्प्रूवमेंट ये बनती थी कि आज आप कहते हैं कि हम तरक्की करते 75 रुपए पे आ गए, 75 रुपए पे आ गए। 2000 में हमारा था 50 रुपए, तो हमने अब देखें 185 से या 240-85 से पीछे आते 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 तरक्की की, क्योंकि आप जिस सिस्टम में है ना, जिस इकोनॉमिक सिस्टम में, इस इकोनॉमिक सिस्टम का इंडिकेटर यही बनता है कि आपका डॉलर वर्सेस करेंसी कितनी स्ट्रांग है। क्यों? मतलब मिसाल के तौर पे अब स्टेज ड्रामे का जो स्ट्रेंथ है वो जुगते हैं, जितनी अच्छी जुगत या जितना अच्छा कोई वो शो पे उरियानी होगी, दो ही चीजें स्ट्रेंथ होती हैं, उरियानी और जुगत। अब अगर ये दोनों होंगे तो वो चलेगा। इसी तरह से अगर आप लोग अपनी वो जैसे कहते हैं कि किसी और चीज को भी इंडिकेटर बना लें, रूह अगर नमाज की एक्सरसाइज कोई करें तो उसका जो सबसे बड़ा वो है वो रूहानी कनेक्शन है कि आप अल्लाह ताला को कितना हाजिर नाजिर मान के ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से चावल बनते हैं तो चावल की सक्सेस क्या है जी? चावल खड़ा खड़ा बने, अलग अलग दाना दाना अलग हो। इसी तरीके से हर चीज का एक वो है। आपके इकोनॉमिक सिस्टम का जो एक्चुअल वो है ना, कह लें इसको बेंचमार्क, जिसको आप कह लें कि इसमें सिर्फ ये है कि आपकी, क्योंकि आप ग्लोबली कनेक्टेड हैं इसीलिए तो आप डॉलर से जुड़ रहे हैं, वरना आपको क्या जरूरत है? अपनी दूध, अपनी बकरी, अपना भैंस, आप पाकिस्तानी आपस में खाएं पिएं और जिए, गंदम अपनी है, हर चीज अपनी, अपना कपड़ा बनाया पहन लिया, आपको इंपोर्ट की क्या जरूरत है? लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को उस ग्लोबल सिस्टम से जोड़ा हुआ है जिसके तहत आपकी अमीरी और गरीबी का तायुन हो रहा है, क्योंकि आपको उन सब में जीना है, तो इस वजह से डॉलर चाहिए आपको, या डॉलर ही आपकी वर्सेस करेंसी ही आपकी डिफाइन करती है इकोनॉमिक उसको, तरक्की को। तो फिर अब फजूल बात है ना कि जो 25-26 सालों में नहीं हुआ, आप अचानक आपका बैठ के यहाँ एस्ट्रोलॉजर या ये सब दूध की नहरें पाकिस्तान में बहाने लग जाएं, मतलब कोई काम की बात करें यार। इस इकोनॉमिक सिस्टम में रहते हुए इसके अंदर इस तरह की फजूल सोचें, बस वो ज़हन के लिए, वो जैसे कहते हैं तबीयत के लिए हानिकारक है, इनको मत सोचें। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कल ही आप दूध पानी चढ़ा के कहे जी चाय बन जाएगी, ऐसे नहीं होगा।